बर्नौली इक्वेशन हम लोगों ने कल पढ़ लिया था, और उस बर्नौली इक्वेशन में आपने पढ़ा था कि P प्लस रो वी स्क्वायर बाय 2 रो जी एच कांस्टेंट होता है, और मैंने आपको इक्वेशन कैसे यूज़ करते हैं ये बताया था। स्पेशली हमें ध्यान रखना पड़ता है रो जी एच के लिए, और एच के लिए हमें एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ता है। आज हम इसकी एप्लीकेशंस पढ़ेंगे, और एप्लीकेशंस में जनरली जो नीट पे क्वेश्चन आते हैं और जेई में, वो है टॉरिसेली थ्योरम पर। एक्चुअली टॉरिसेली थ्योरम जो होती है वो बर्नौली इक्वेशन पर ही बेस्ड है, ठीक है ना। इसमें हम जो पता लगाते हैं वो है वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स। एफ्लक्स क्या होता है और उसकी वेलोसिटी क्या होती है, इसके बारे में जाने यहाँ पर। तो एक ऐसा कंटेनर होता है टैंक टाइप का, जिसमें कि लिक्विड भर दिया जाता है, ठीक है। और इस कंटेनर में लिक्विड भरने के बाद लिक्विड इसमें भर दिया है, लिक्विड के जो अपर लेवल है, यानी कि जो हायर लेवल है, ऊपर जो लेवल है लिक्विड का, वहाँ से h डेप्थ नीचे एक स्मॉल होल कर दिया जाता है, और इस स्मॉल होल से ये जो लिक्विड आपने भरा है ये इस तरह से स्ट्रीम बन के बाहर आता है। और ये जो स्ट्रीम होती है लिक्विड की, इस स्ट्रीम को ही बोलते हैं एफ्लक्स। और जिस वेलोसिटी से ये बाहर आ रहा होता है उसे बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ लिक्विड from a small hole is called velocity of efflux। वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स पता लगाने के लिए हम बर्नौली इक्वेशन यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पर 2 पॉइंट कंसिडर करते हैं। एक पॉइंट है यहाँ पर जिसका नाम है बी, और इसी पोजीशन पर एक पॉइंट हम यहाँ कंसिडर करते हैं जो एच ए है, ठीक है ना। अब इसके अंदर जो ए है वो तो लिक्विड के अंदर है, और इसमें जो पॉइंट बी हमने सिलेक्ट किया है वो जस्ट आउटसाइड द होल है, होल के ठीक बाहर है, यानी कि वो एटमॉस्फेयर में है। दोनों की पोजीशन सेम है। तो अगर पॉइंट ए के लिए हम इक्वेशन यूज करें पी ए प्लस रो वी वन स्क्वायर बाय 2 प्लस रो जी एच वन बराबर पी बी प्लस रो वी टू स्क्वायर बाय 2 रो जी एच 2। लेकिन अब हमने क्या किया, जैसे मैंने आपको कल सिखाया था कि सबसे पहले हमें एक रेफरेंस लाइन लेनी पड़ेगी जहाँ से हम हाइट मेजर करेंगे। तो हमने ए और बी के पोजीशन को ही हमने रेफरेंस ले लिया है। तो जब आपने इसको रेफरेंस ले लिया है और दोनों पॉइंट इस लाइन पर ही हैं, तो h1 भी 0 हो गया और h2 भी 0 हो गया। तो ये दोनों टर्म्स तो खत्म हो गए यहाँ से।
अब रही बात दूसरी, पॉइंट बी कहाँ पर है, एटमॉस्फेयर में, इसलिए इस पर जो प्रेशर होगा वो तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा, और यहाँ वेलोसिटी है v। पॉइंट ए पर लिक्विड को हम रेस्ट में मान सकते हैं, क्योंकि यहाँ तो लिक्विड रुका हुआ रहेगा टैंक में, ठीक है ना। पॉइंट ए कहाँ पर है, तो आप पॉइंट ए को देखें लिक्विड के अंदर, ये ए पॉइंट जो है एच डेप्थ में है, तो इस पॉइंट पर जो प्रेशर आएगा वो आएगा पी नॉट प्लस रो जी एच। अब आप वैल्यू रख दें यहाँ पर, तो पी नॉट प्लस रो जी एच प्लस ज़ीरो इक्वल टू पी नॉट प्लस रो वी स्क्वायर बाय 2 प्लस 0। पी नॉट से पी नॉट कैंसिल हो जाएगा और इसको सॉल्व करने पर वेलोसिटी आ जाएगी, और ये वेलोसिटी आ जाएगी अंडर रूट 2gh। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन सामने आ गया है। यहाँ h जो है वो हाइट नहीं है बल्कि डेप्थ है अपर लेवल से। तो अब हमें एक बात क्लियर हो गई है कि अगर कोई टैंक या कोई कंटेनर होगा और इसको हम किसी हाइट तक भर देंगे, और ऊपर से अगर हमने h डेप्थ पर एक होल बनाया है, ठीक है ना, तो वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स मिल गया है आपको अंडर रूट 2gh। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स। इतनी वेलोसिटी से या हम ये बोल सकते हैं कि इट इज द वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड फ्रॉम द होल। तो पहला तो वेलोसिटी पूछा जाता है, दूसरा ये पूछा जाता है कि ये कितने डिस्टेंस पे जाके गिरेगा, जिसे रेंज कहते हैं। और जब ये वेलोसिटी v हो जाएगी यहाँ पर, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस, अगर मैं बोलूँ कि लिक्विड को आपने टोटल कैपिटल H हाइट तक भरा था, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा यहाँ पर h माइनस h। ग्रेविटेशन आप पढ़ चुके हैं, तो ये h माइनस h हाइट है, और यहाँ से ये लिक्विड v वेलोसिटी से नीचे आ रहा है, और जिस पॉइंट पर ये ग्राउंड पर टच करेगा वो डिस्टेंस हो जाएगी रेंज। दूसरा और थर्ड होता है टाइम ऑफ फॉल, गिरने में कितना समय लगेगा। तो अगर ये वेलोसिटी है यहाँ पर v, तो आप जानते हैं कि ग्रेविटेशन मोशन के हिसाब से h इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर होता है, और y ये हाइट होती है, तो यहाँ पर ये h माइनस h हो जाएगा। तो t बराबर आ जाएगा 2h माइनस h बाई g। इतना इसको टाइम लगेगा। अब आपको r देखना है रेंज, तो रेंज हो जाएगा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम। तो रेंज आ जाएगा यहाँ पर अंडर रूट 2gh इंटू अंडर रूट 2h माइनस h बाई g। टू जी एच टू h माइनस h बाई g, g से g कैंसिल हो जाएगा, 2 या 4 का अंडर रूट 2 बाहर आ जाएगा, अंदर हो जाएगा h इंटू h माइनस h।
तो ये तीनों इंपॉर्टेंट रिलेशन है जो आपके सामने मिल गए हैं आपको। पहला आपको वेलोसिटी मिली है जो था √2gh, इसमें से h जो है वो आप डेप्थ लेंगे और ये डेप्थ कहाँ से ली जाएगी, अपर लेवल से ली जाएगी। गिरने का जो टाइम होगा वो होगा 2h - h/g अंडर रूट में। इसमें h - h जो है वो हाइट है, ये लोअर लेवल से ली जाएगी। और रेंज जो आ रही है उसमें ये दोनों आ रहे हैं 2√h और h - h। सॉरी, जैसे एग्जांपल के तौर पर मान लीजिए कि आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आता है कि आपने ट्वेंटी मीटर तक आपने वाटर भर दिया है और ऊपर से 5 मीटर डिस्टेंस पर आपने होल बना दिया है, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा 15। वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स आ जाएगा √2 इंटू जी इंटू ऊपर से डेप्थ वो है 5। जी को 10 कंसिडर करें, 10 टू 20, 25 जा 100, 100 का √10 हो जाएगा। अगर आपको टाइम चाहिए तो टाइम था √2 h - h/g, ये है कैपिटल H और ये है स्मॉल h, तो h - h 15 हो जाएगा और g की जगह रखा आपने 10। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 2 से 2 कैंसिल, तो ये √3 सेकेंड आ जाएगा। अब आपको चाहिए रेंज, तो रेंज होता है 2 इंटू h इंटू h - h, तो ये हो जाएगा 2, h की जगह 5 और h - h की जगह 15, तो ये हो जाएगा 2 √75। 75 को आप चाहें तो 20√3 लिखते हैं, 2 25 इंटू 3, 25 का √5, 2 से पहले बाहर से है, 5 2 जब 10 √3 मीटर। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी रहेगी, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है ना, एक बार फिर आप इस क्वेश्चन को देख सकते हैं। तो सीधा बस आपको ध्यान रखना है कि कब किस समय कौन सी हाइट यूज़ करनी है और कौन सी डेप्थ यूज़ करनी है, तो आपको इस तरह के क्वेश्चन करने में समस्या नहीं आएगी। राइट। चलिए, अब इसमें स्पेशल केसेस जो आते हैं कि अगर होल का भी एरिया बड़ा हो, अगर होल का एरिया बड़ा नहीं है या नहीं दिया छोटा कंसिडर किया जाएगा, लेकिन अगर होल का एरिया क्रॉस सेक्शन छोटा नहीं है तो क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा जैसे कि ये टैंक है यहाँ पर, और सपोज कीजिए कि ये होल जो है यहाँ, इस होल का क्रॉस सेक्शन आपको दे रखा है A1 और ये जो टैंक दे रखा है आपको, इस
टैंक का क्रॉस सेक्शन दे रखा है आपको A2, तो अगर होल बड़ा होगा तो जैसे जैसे लिक्विड बाहर आएगा वैसे वैसे टैंक में भी इसका लेवल कम होता जाएगा। ठीक है ना। तो जैसे जैसे लिक्विड यहाँ से बाहर आएगा, मान लेता हूँ ये वेलोसिटी है v1, तो ये लिक्विड का ये लेवल भी नीचे आएगा और लिक्विड का ये लेवल नीचे आने की जो वेलोसिटी होगी वो हो जाएगी v2। तो आप कहेंगे सर अब क्या करेंगे, तो कंटिन्यूटी इक्वेशन यूज करेंगे पहले। a1 v1 बराबर a2 v2। ये a2 v2 जो है ये तो आपने लिया है टैंक के लिए और a1 v1 लिया है आपने होल के लिए। तो इससे एक तो आपको v2 की वैल्यू मिल जाएगी और v2 की वैल्यू होगी a1 बाय a2 इंटू v1। व्हाट इज द v2? v2 is the velocity of level of liquid in tank। टैंक में लिक्विड का लेवल इस वेलोसिटी से नीचे गिरेगा एंड v1 is the velocity of flow of water या liquid from hole। a1 is the cross section of hole, ठीक है ना। अब अगर हम वापस बर्नौली इक्वेशन यूज करें पॉइंट ए और पॉइंट बी के लिए, तो अभी थोड़ी देर पहले हमने यूज किया था। तो पॉइंट ए पर प्रेशर हमने लिया था P0 प्लस रो जी एच, और अब यहाँ पर हमने वेलोसिटी v2 ली है। यहाँ पर प्रेशर हमने P0 लिया था और यहाँ वेलोसिटी है v1, ठीक है ना। P0 से P0 तो फिर भी यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, ये रो भी चला गया, तो यहाँ बच गया GH प्लस v2, और v2 अभी ऊपर लिखा है मैंने a1 बाई a2 v1। इसका स्क्वायर करना है आपको, तो ये हो जाएगा a1 स्क्वायर बाई a2 स्क्वायर इंटू v1 स्क्वायर, माइनस इसको यहाँ ले लेता हूँ मैं, या आप ऐसा करें कि इसको इस तरफ खिसका दें, तो ये हो जाएगा GH और यहाँ पर 1/2 v1 स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और यहाँ बचेगा a1 स्क्वायर बाई a2 स्क्वायर 1 माइनस a1 स्क्वायर बाय a2 स्क्वायर। तो अब जो वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स आएगा यहाँ पर वो आएगा 2gh डिवाइडेड बाय 1 माइनस a1 स्क्वायर बाय a2 स्क्वायर, और अगर आप v1 की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये पूरा अंडर रूट में आ जाएगा। इसका मतलब वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स के अब आपके पास में दो फॉर्मूले हो गए हैं। अगर होल बहुत ही छोटा है तब तो ये वेलोसिटी हो जाएगी अंडर रूट 2gh, और अगर होल छोटा नहीं है तो इसकी वेलोसिटी आ जाएगी एफ्लक्स की अंडर रूट 2gh बाय 1 माइनस a1 स्क्वायर बाय a2 स्क्वायर। आप चाहें तो इस a2 स्क्वायर को ऊपर ले जाएंगे और ये अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2gh और इधर आ जाएगा a2 स्क्वायर माइनस a1 स्क्वायर। अगर आपको रेट ऑफ फ्लो चाहिए, रेट ऑफ फ्लो क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो होता है क्रॉस सेक्शन इनटू वेलोसिटी। तो होल से रेट ऑफ फ्लो हो जाएगा होल का क्रॉस सेक्शन a1 और ये वेलोसिटी आ गई हमारे पास में ये, तो a1 a2 2gh बाय
A2 स्क्वायर माइनस A1 स्क्वायर। ये फॉर्मूले बैठ करके आप डिराइव नहीं कर सकते हैं वहाँ पर। तो अगर क्वेश्चन आ गया तो फिर आपके पास में क्या छोड़ने के अलावा कोई चारा बचेगा नहीं। इसलिए आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। जो पढ़ना चाहते हैं पढ़ ही रहे हैं बच्चे, डॉक्टर बनेंगे भी। जिनको नहीं पढ़ना था उनका साल हो गया खराब, नखरे नाटक में वो खराब करते रहे। अपनी अपनी लाइफ होती है, कुछ इंसान नखरे करते हैं, नाटक करते रहते हैं साल भर, जीवन भर, और कुछ अपना टारगेट ध्यान रखते हैं। अब आप उनमें से कौन से हैं ये आप देख लीजिएगा। जनरली ये चीज़ें कोई टीचर पढ़ाता नहीं है, लेकिन मैंने आपको एक ही चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दी है, ठीक है ना। स्पेशल केस में तो ये हो गया। सेकंड नंबर, अगर हम रेंज की बात करें तो रेंज का फॉर्मूला आया था 2h इंटू एच माइनस एच। एच क्या था? अपर लेवल से डिस्टेंस, और h माइनस एच था लोअर लेवल से डिस्टेंस। मैक्सिमम रेंज के लिए इस h की जो वैल्यू आती है वो h/2 होती है। तो ये भी आप याद रखिएगा। अगर आपको सॉल्व करना है तो आप dr/dh को 0 पुट कर देना। अगर आपके पास में टाइम हो वहाँ बैठकर तो आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अदरवाइज रिलेशन ये है। इसका मतलब एक इंपॉर्टेंट कंडीशन मिली है कि अगर होल इज जस्ट हाफ of the total liquid level position of hole, ठीक है ना, टोटल लिक्विड लेवल, तब रेंज जो होगी वो मैक्सिमम होगी। जैसे मान लीजिए कि आपने एक टैंक को भर दिया है, ठीक है ना। अब सपोज कीजिए कि आपने इस टैंक को भर दिया, मान लीजिए आपने ऊपर तक भर दिया इस टैंक को, और ऊपर से सपोज कीजिए कि आपने इसको जो भरा है ये पूरा लेवल 25 है, 25 मीटर तक के आपने टैंक में इसको भर दिया है, ठीक है ना। और ऊपर से 15 मीटर पर आपने यहाँ पर होल किया है। कितने पर किया है? 15 पर। तो 25 और 15 तो 15 हुआ। 15 तो हाफ पे है नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पर रेंज की वैल्यू कम आएगी। अब जैसे जैसे लिक्विड कम होगा, ठीक है ना, और आप सोचिए कि जब इस लिक्विड की डेप्थ यहाँ से कितनी हो जाएगी? 20 हो जाएगी। कम होते होते कितनी हो गई? 20। तो इसका मतलब ऊपर से 5 कम हो गया, ऊपर से 5 कम हो गया तो यहाँ से कितना बचेगा? 10, और नीचे से भी कितना बचेगा? 10। तो इसकी जो रेंज होगी, रेंज पहले कम होगी, फिर बढ़ेगी जैसे जैसे लिक्विड का लेवल कम होगा, और फिर वापस कम हो जाएगी। लोग सोचते हैं कि जैसे पानी होल से निकलने लगेगा रेंज कम होती जाएगी। नहीं, रेंज मैक्सिमम तब होती है जब होल जो होता है वो h/2 पर हो। तो इस टैंक में जब पानी 20 मीटर तक पहुंचेगा, ये टैंक ये रहा आपके सामने, इस टैंक में जब पानी कहाँ तक पहुंचेगा? 20 मीटर तक पहुंचेगा। यहाँ से इसकी हाइट जब 20 हो जाएगी तो ये होल ऊपर से 10 हो जाएगा, नीचे से भी 10 हो जाएगा, तो उस समय रेंज मैक्सिमम हो जाएगी।
इसका मतलब पहले रेंज कम थी, फिर मैक्सिमम हो जाएगी, फिर वापस कम हो जाएगी। साथ ही एक इम्पॉर्टेंट केस हमें इसमें और मिल गया, और वो इम्पॉर्टेंट केस ये है कि अगर आप एक टैंक लेते हैं, ठीक है ना, और इसको आप मान लीजिए कि 20 मीटर तक भर देते हैं, फिर आप एक होल करते हैं ऊपर से 5 पर, एक होल करते हैं ऊपर से 10 पर, और एक होल करते हैं आप नीचे से 5 पर। 3 होल हो गए यहाँ पर। ये जो होल हुआ है ये ऊपर से 5 पर है, तो इस होल के लिए ऊपर से जो हाइट है वो तो 5 हो जाएगी, और नीचे से जो हाइट है वो 15 हो जाएगी। एक होल आपने 10 पिक किया है, तो इसकी ऊपर से भी हाइट 10 है और नीचे से भी हाइट 10 है, मतलब ये बीचों बीच है। और एक ये होल है, इसकी ऊपर से तो हाइट 15 है और नीचे से हाइट इसकी 5 है। तो ये जो होल बीचों बीच है इसकी रेंज मैक्सिमम आएगी। रेंज मैक्सिमम क्यों आएगी? क्योंकि ये होल ठीक बीच में है। बाकियों की रेंज में से कौन कम कौन ज़्यादा आएगी? तो आप देख रहे हैं कि दोनों के लिए h माइनस एच, क्योंकि रेंज जो होता है वो होता है 2h इंटू एच माइनस एच। और इन दोनों के लिए h माइनस एच और h का मल्टीप्लायर 75 है, तो इन दोनों की रेंज बराबर आएगी, लेकिन ये रेंज मैक्सिमम रेंज से कम होगी। इसका मतलब उस पॉइंट की रेंज मैक्सिमम होती है जो बीचों बीच होता है, और उन पॉइंट्स की रेंज बराबर होती है जिनकी हाइट ऊपर से और नीचे से बराबर पोजीशन पे हो। तो ये सब स्टैंडर्ड और इम्पोर्टेंट केसेस हैं जिनको आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। तो इसे बोलते हैं टॉरिसेलिस थ्योरम। फ्लूइड मैकेनिक्स में बर्नौली इक्वेशन और इसका यूज इतना ही था। अब आगे बढ़ते हैं हम, और विस्कोसिटी आपको कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, बिल्कुल लिमिटेड पढ़ना है। फॉर्मूला बेस्ड सवाल आता है। विस्कोसिटी क्या होता है? विस्कोसिटी को हम बोल सकते हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ लिक्विड। ये लिक्विड के अंदर ही रेजिस्टेंस होता है, और ये रेजिस्टेंस क्या करता है? ये रेजिस्टेंस फ्लो का अपोज करता है। कहने का मतलब ये है कि जब लिक्विड फ्लो हो रहा होता है तो इसके अलग अलग लेवल्स पर अगर हम देखें, तो अगर इस लिक्विड की लेवल का फ्लो इस तरफ हो रहा है तो हर लेयर नीचे वाली पर इसके फ्लो के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाती है ताकि ये आगे बढ़ पाए। और ये अपोज वाला फोर्स जो होता है, जो इनके रिलेटिव मोशन का अपोज करता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं? विस्कोसिटी। विस्कोसिटी का इफेक्ट न्यूटन ने हमें बताया कैसा होता है कैसा नहीं होता है, लेकिन जो लेयर बीच में होती है इस पर ऊपर वाली लेयर भी फोर्स लगाती है और नीचे वाली लेयर भी फोर्स लगाती है, जो मोशन के ठीक अपोजिट। क्योंकि इस लेयर को आगे बढ़ना है तो ये इसको पीछे धक्का देगी, इसको भी आगे बढ़ना है तो ये भी इसको पीछे धक्का देगी। यानी कि जो लेयर बीच में है उसको ऊपर वाली भी धक्का देगी और नीचे वाली भी धक्का देगी, लेकिन जो सबसे लोअर लेवल होती है उस पर केवल एक फोर्स लगेगा, और जो सबसे ऊपर होती है उस पर भी केवल एक ही फोर्स लगेगा। क्योंकि ये जो लेयर है नीचे वाली, ये इस ऊपर वाली को पीछे धक्का देगी, ठीक है ना। तो मतलब कहने का ये है कि हर लेयर जो एक दूसरे के ऊपर रगड़ती हैं, तो लिक्विड को हम लेयर में कंसीडर करते हैं
जैसे कॉपी के पेजेस होते हैं एक के ऊपर एक। लिक्विड कैन बी कंसिडर्ड टू मेड ऑफ डिफरेंट लेयर्स और ये लेयर क्या करती हैं? These layers oppose the motion of other layers which are in contact. जैसे कि अगर हम यहाँ पे लेयर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, तो लेवल नंबर 1 जो है ये केवल 2 के कांटेक्ट में है, तो इस पर केवल 2 ही फोर्स लगाएगा। लेकिन ये जो लेयर नंबर 2 है ये 3 के भी कांटेक्ट में है और 1 के भी कांटेक्ट में है, तो इस पर 2 जगह पर फोर्स लगेगा, ऊपर भी और नीचे भी। अगर विस्कोसिटी ज़्यादा होती है इसका मतलब फ्लो का अपोज भी ज़्यादा होता है और लिक्विड का जो फ्लो बनेगा वो आपको स्लो दिखाई देगा, जैसे कि शहद। और अगर विस्कोसिटी कम है तो लिक्विड के फ्लो का अपोज भी कम होगा और लिक्विड का फ्लो आपको फास्ट दिखाई देगा, जैसे कि वाटर। तो अगर हम विस्कोसिटी की बात करें तो वाटर की विस्कोसिटी ऑयल से कम होती है और ऑयल की विस्कोसिटी हनी यानी कि शहद से कम होती है। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं सरल शब्दों में कि जो लिक्विड गाढ़ा होता है उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होती है और जो लिक्विड हल्का होता है या पतला होता है उसकी विस्कोसिटी कम होती है। या उल्टा भी बोल सकते हैं कि जिसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है वो गाढ़ा होता है क्योंकि उसका फ्लो मुश्किल होगा। तो विस्कोसिटी में आपको 2 फॉर्मूले पढ़ने हैं, एक है न्यूटन्स फार्मूला और एक है स्टोक्स फार्मूला। न्यूटन साहब हमें ये समझाते हैं कि अगर लिक्विड फ्लो हो रहा होता है तो जैसे जैसे आप लिक्विड में ऊपर से नीचे की तरफ जाते जाएंगे इनका फ्लो कम होता जाएगा और इनकी वेलोसिटी में चेंज रहेगा। मतलब ये वेलोसिटी सबसे हाईएस्ट रहेगी, ये वेलोसिटी इससे कम होगी, ये वेलोसिटी जो होगी ये इससे भी कम होगी, इस वाले की जो वेलोसिटी आएगी वो ऊपर वाले से भी कम आएगी। यानी कि वेलोसिटी ऑफ लिक्विड या वेलोसिटी ऑफ फ्लो ऑफ लेयर डिक्रीजेस विद डेप्थ। गहराई में जाने से लिक्विड के लेयर की वेलोसिटी कम हो जाती है और उन्होंने हमसे ये बताया कि विस्कस फोर्स जो होता है ये इसी बात पर डिपेंड करता है कि आप कितनी गहराई में गए हैं। विस्कस फोर्स इज गिवन बाय F इक्वल टू माइनस ईटा A dV by dx। A is the area of contact of layers and dV by dx change in velocity by depth और इस क्वांटिटी को बोला जाता है वेलोसिटी ग्रेडियंट। इसमें जो ईटा है इसे विस्कोसिटी कोफिशिएंट कहा जाता है। विस्कोसिटी कोफिशिएंट यूनिटलेस नहीं होता है, यह है फोर्स
बाय ए इंटू डी वी बाई डी एक्स, या ये होता है फोर्स इंटू डी एक्स बाई ए इंटू डी वी, यानी कि न्यूटन इंटू मीटर डिवाइडेड बाय मीटर स्क्वायर इंटू मीटर पर सेकेंड। ये मीटर से मीटर सेकेंड ऊपर चला गया, न्यूटन इंटू सेकेंड बाय मीटर स्क्वायर। तो इनकी डायमेंशन हो जाएगी। सब इंपॉर्टेंट चीज़ें करता हूँ, आपको बताइए। m1 L1 T-2 इंटू T1 बाय L2, तो ये हो जाएगा m1 L-1 T-1। और दूसरा है स्टोक्स लॉ, इनके क्वेश्चंस भी करेंगे हम, कल इसके क्वेश्चंस ही करेंगे। स्टोक्स लॉ थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। स्टोक्स लॉ में हमें विस्कोसिटी किसी दूसरे तरीके से सिखाई गई है, और उसमें ये बताया जाता है कि अगर आप एक ऐसा कंटेनर लेते हैं और इस कंटेनर में आप लिक्विड भर देते हैं, ठीक है। अब इस लिक्विड में अब आपने कोई सॉलिड बॉल गिरा दी है, तो जैसे जैसे ये बॉल इस लिक्विड के अंदर जाती है, इसके लेयर्स को डिस्टर्ब करती है, जिससे वो लेयर मूव करती हैं, और मूव करती हैं तो विस्कोसिटी के कारण मोशन का अपोज होता है, तो मोशन का अपोज होता है तो बॉल के मोशन का भी अपोज होता है। तो एज द सॉलिड बॉल मूव्स इन द लिक्विड, जब ये लिक्विड में मूव करती है तो विस्कस फोर्स जो इस पर लगता है, जो हमें स्टोक्स ने बताया, वो होता है 6 पाई ईटा आर वी। ठीक है। सिक्स पाई ईटा आर वी। तो जब ये बॉल नीचे आ रही होती है तो नीचे की तरफ जो फोर्स लगता है वो mg होता है, और ऊपर की तरफ जो फोर्स लगता है वो बाउंस फोर्स होता है। और विस्कस फोर्स भी मोशन का अपोज करता है, तो वो भी कहाँ लगता है, ऊपर की तरफ लगता है। ठीक है ना। तो जनरल कंडीशन में इस पर नीचे की तरफ फोर्स mg है, ऊपर की तरफ बाउंस फोर्स है, और ऊपर की तरफ ही विस्कस फोर्स है। लेकिन बॉल नीचे की तरफ मूव करती जा रही है, तो शुरू में तो इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, इसका मतलब विस्कोसिटी भी बढ़ती जाएगी। ठीक है ना। और विस्कस फोर्स भी बढ़ता जाएगा। तो इस कंडीशन में आप जो नेट फोर्स लिखेंगे, नेट फोर्स का मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन, वो हो जाएगा mg माइनस fb प्लस fv। fv का मतलब 6 पाई ईटा आर वी। लेकिन उन्होंने ये बताया कि कुछ देर बाद ये वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है, बॉल की जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट हो जाती है, और इस कांस्टेंट वेलोसिटी को टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। और इस कंडीशन में जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है तो एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाता है। एक्सेलरेशन ज़ीरो हो जाता है तो फिर ये ज़ीरो हो जाएगा, तो ये वाली क्वांटिटी इधर आ जाएगी। तो mg इक्वल टू एफ बी प्लस एफ वी, यानी कि विस्कस फोर्स बराबर mg माइनस एफ बी। और ये तो हम पढ़ चुके हैं, ये कितना होता है mg डैश। mg डैश का मतलब होता है ये 1 माइनस सिग्मा बाय रो
सिग्मा इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड और रो इज द डेंसिटी ऑफ बॉल, और इसकी जगह मैं रख दूँ यहाँ पर 6 पाई ईटा आर वी। मास की जगह 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, और बॉल की डेंसिटी आपने ली है रो 1 माइनस सिग्मा बाय रो, और जी तो है ही। इससे आप चाहें तो अगर आपको वेलोसिटी पता है तो आप ईटा कैलकुलेट कर सकते हैं, ईटा पता है तो आप वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। 6 इसके नीचे आ जाएगा तो ये बन जाएगा 18, 4/18 का मतलब हो जाएगा 2/9। पाई से तो पाई कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आर क्यूब और यहाँ आर, तो यहाँ स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। और ये रो है, जी है, नीचे आ जाएगा ईटा, यहाँ आ जाएगा 1 माइनस सिग्मा बाय रो। So this is the terminal velocity. और वेलोसिटी की आपने जो बात करी है वो वेलोसिटी का हाल ये था कि पहले वेलोसिटी बढ़ती जा रही थी और कुछ देर बाद वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाती है। कांस्टेंट जो वेलोसिटी होती है उसे ही टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। और इस टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है। आप चाहे तो रो को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से यहाँ कट जाएगा, तो ये रो माइनस सिग्मा हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आप टर्मिनल वेलोसिटी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो विस्कोसिटी का ये फॉर्मूले आप दोनों पढ़िएगा और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो डीपीपी मैंने आपको दिया उसमें करिएगा। इस पर और डिस्कशन करेंगे हम, और कल हम इसके रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे, साथ में हम पढ़ेंगे सरफेस टेंशन। तो मिलते हैं कल के वीडियो में, बाय।